वेलकम टू फिल्म स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन का, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपको पता लगे चीज़ें आती क्या है और कैसे आती है। कुछ क्वेश्चन तो रिपीट मोड में भी आ जाती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है? प्रोजेक्टेड एड से संबंधित कौन नहीं है? श्यामपट्ट। इसका उपयोग विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी सब ये फिल्मों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? पक्षपात का कोई स्थान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठा में नहीं होता है पक्षपात का। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, और इस अवस्था को जीवन का संधि काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का संधि काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। जिज्ञासा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? आप लोग जानते ही हैं, जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शिक्षण का, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें छात्रों को ज्ञान उपलब्ध करवाना होता है, विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना। उपरोक्त सही, या ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, उपरोक्त सही। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि है? रुचि जागृत करने के लिए कक्षा शिक्षण में कौन सी विधि है? उद्देश्य की स्पष्टता। ठीक है, क्योंकि इस उद्देश्य की स्पष्टता रहती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। इसका कौन सा होगा? नैतिक मूल्य। ठीक है, निम्न में से कौन अनौपचारिक संस्था है? अनौपचारिक संस्था तो खेल का मैदान हो जाएगा इसका। बाकी औपचारिक संस्थाएं ये वर्ककक्ष, पुस्तकालय और सेमिनार, ये औपचारिक संस्थाएं हैं। उपचारात्मक शिक्षण का क्या कार्य है? उपचारात्मक शिक्षण क्या 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 कार्य है? अनुदेशात्मक। ठीक है, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना अभी किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, स्वामी विवेकानंद। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? प्रक्षेपित उपकरण मतलब शिक्षक सहायक सामग्री। प्रक्षेपित उपकरण का मतलब क्या होता है? शिक्षक सहायक सामग्री। ठीक है, कौन सा नहीं है? पंपेट। बाकी स्लाइड, फ्लैश, फोटोग्राफ ये सब है। ठीक है, प्रक्षेपित उपकरण मतलब क्या होता है? शिक्षक सहायक सामग्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, ये भी नहीं होगा, बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है, ये भी नहीं है, उपरोक्त सही सभी होगा। ठीक है, जब बच्चा फेल होता है तो माना जाता है कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था असफल हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं। वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का
एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो यह हो जाएगा यथार्थवाद। ठीक है, ऑप्शन सी यथार्थवाद। यथार्थवाद दर्शनशास्त्र किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला हुआ है? समाज शास्त्र से सहारा मिला हुआ है कौन से? दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए सीखना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ये 2020 के एग्ज़ाम में भी आया, 2021 के एग्ज़ाम में भी आया। ठीक है, नेक्स्ट आ सकता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी आप पढ़ लेंगे। शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? शिक्षक को विषय की समझ होना। किसी शिक्षक को विषय की, अपनी एक विषय की समझ होगी तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। ठीक है, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। ठीक है, इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह कौन सा नियम है? ये अभ्यास करवाते हैं टीचर हमारे, या ये सबसे हम लोग गुजर चुके हैं। ठीक है, अभ्यास का नियम इसको बोलते हैं। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों का कालिक कर्म क्या है? कालिक कर्म क्या है? पहले आएगा धर्म, राजनीति, प्रजातंत्र और आधुनिकीकरण, यानी कि ऑप्शन बी आपका यह सही हो जाएगा। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक की मदद करता है। व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक की मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्या है? अनुकूलता और परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया था, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। बच्चे बहुत कम आ रहे थे, और तो मिड डे मील जब से चालू हुआ था तो बच्चे ज़्यादा स्कूल आए, नामांकन की संख्या बढ़ी। ठीक है, मिड डे मील, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई थी मिड डे मील कार्यक्रम। ये किसकी योजना है? ये केंद्र सरकार की योजना है। ओके, निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे? अत्यधिक पसंद, जो पाबंद, शोध अधिक क्षमता रखता हो, प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन, जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदित करे। तो सबसे बेस्ट हो गया आपका जो शोध और अधिक क्षमता में रुचि रखता हो। ठीक है, SCERT की स्थापना कब हुआ था? SCERT इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। SCERT की स्थापना 1988। ओके, प्रायोजन विधि प्रतिपादित की थी, किसने की थी प्रायोजन विधि? किलपैट्रिक ने प्रायोजन विधि प्रतिपादित की थी। प्रायोजन मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट शब्द है, आप जब पढ़ेंगे आगे
प्रोजेक्ट विधि, इसकी प्रतिपादित किसने की थी? किलपैट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? शिक्षण का एक बेहतर तरीका क्या है? सेमिनार और प्रयोजन शिक्षण का बेहतर तरीका है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2020 के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो चलिए देखते हैं। किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, 96 किस कक्षा स्तर के लिए? कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय दो भाग में, पूर्व प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, जिसमें पूर्व प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 हो जाएगा, उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8 हो जाएगी। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग 1 to 8 के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। प्राथमिक विद्यालय अगर कहा जाए 1 to 8 हो जाता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 एंड उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 to 8। ओके, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्यय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका किस तरफ बढ़ना है? ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ना है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या है? माध्यमिक शिक्षा की अवधि भारत में क्या है? 4 वर्ष, जिसमें 9 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है। परंतु 9 और 10 को माध्यमिक शिक्षा तथा कक्षा 11 एवं 12 को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। बट कोठारी आयोग जो है वो 7 से 8 वर्ष तक की प्राइमरी शिक्षा होती है कोठारी आयोग के अनुसार। ठीक है, उसके बाद 4 या 5 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा होती है। इसे याद रखेंगे। भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या है? 4 वर्ष। विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है? विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना, संलग्न होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण कौशलों में दक्षता। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है? एक सेमेस्टर आप लोग को सबको पता है 6 महीने का सेमेस्टर होता है। सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश तत्व कौन नहीं होता है? सकारात्मक अधिगम मतलब सीखना, तो बलपूर्वक नियंत्रण ये नहीं होगा। बाकी सब सीखने वाले का विपरीत करना, रुचि का सृजन करना, क्रियाओं का नियोजन, ये सब होता है। बाकी बलपूर्वक नियंत्रण तत्व नहीं है इसका। विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? आप लोग सभी होंगे हाई स्कूल में गए होंगे तो एनसीसी आया होगा। तो सैन्य क्रिया के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? एनसीसी सैन्य क्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? साहित्यिक क्रिया कौन सा नहीं है? एनएसएस मतलब क्या होता है? एनएसएस से मतलब होता है राष्ट्रीय सेवा योजना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या कहा जाता है?
क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, ठीक है, तो विद्यार्थी शोरगुल नहीं करेंगे। इस एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या क्या है? अच्छी आधारित संरचना की कमी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अधिगम यानी सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? गार्डनर क्या होना चाहिए? सीखने हेतु जिज्ञासा होना चाहिए विद्यार्थी में। कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? खेलों का आयोजन नहीं करना। एक अच्छा विद्यालय वो होता है जिसमें सभी क्रियाएं होती है, जैसे खेलों का आयोजन भी करवाया जाता है, प्रतियोगिताएं भी कराई जाती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है, कौन है? लाइब्रेरियन। जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु कोई उम्र का बंधन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? खुली शिक्षा की संस्था, ओपन एजुकेशन। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? शिक्षा नीति की विफलता। ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा नीति की विफलता। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? शिक्षा नीति की विफलता। इनमें से कौन 3R का भाग नहीं है? 3R भाग कौन सा नहीं है? बोलना नहीं है। बाकी जिसमें 3R का मतलब होता है पढ़ना, लिखना और अंकगणित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। कौन 3R का भाग नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये आया हुआ है। 3R का भाग नहीं है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पढ़ना, लिखना और अंकगणित 3R का भाग है, बाकी जो है नहीं है। इनमें से कौन मुक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? मुक बधिर की शिक्षा से संबंधित कौन है? मुक बधिर संकेत भाषा, ठीक है। मुक बधिर समझ गए। और यहाँ पे ब्रेल और ब्रेलर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जो विद्यार्थी मुक बधिर, नेत्रहीन या कुछ योग्यता में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा नया शब्द दिया गया है? कौन सा नया शब्द दिया गया है? दिव्यांग। एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तेज सीखने वाले को पढ़ाना, मध्यम गति से सीखने वाले को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना, यानी कि सभी को पढ़ाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे अध्यापक का क्या यही कार्य है? कमजोर या तेज सबको बराबर पढ़ाना। ओके। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष तक होती है? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 वर्ष तक होती है। यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा, उसको उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है? वांछित नहीं है दैहिक दंड, बच्चों को मार नहीं सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं। विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता एक उत्तरदायी कारण क्या है? अनुशासनहीनता, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, इसके कारण अनुशासनहीनता बढ़ता है स्कूल में। विद्यार्थियों में अधिगम सीखने के लिए इनमें से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी है? निर्देशित क्रिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्देशित क्रियाएं,
निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? ऑप्शन सी कक्षा व्याख्यान। नेक्स्ट चलते हैं 2019 के क्वेश्चन की तरफ। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का क्या कार्य है? बिना किसी सलाह हस्तक्षेप के विद्यार्थियों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र चुनाव की अनुमति देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का यही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी की एक समस्या है, वह अध्यापक से पूछता है मैं क्या करूं? अध्यापक को क्या चाहिए, वो क्या करे अध्यापक? ऑप्शन देख लेते हैं उसका। अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को प्रक्रिया का मार्ग बताएं। विद्यार्थी को यह बताना है कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछने जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। विद्यार्थी स्वयं को पहचानने के लिए कहना, विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वो अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। इसका करेक्ट जवाब हो गया ऑप्शन डी। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय है। योजना समूह की सर्वश्रेष्ठ व्यक्त राय क्या है? यह बच्चों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन किसके अनुसार किया जाना चाहिए? किसके अनुसार? शिक्षा के लक्ष्यों के प्रति अधिक से अधिक छात्रों की प्रगति। इसके अनुसार स्कूल पर्यवेक्षक के प्रभाव का आकलन इनके अनुसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरण में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए? अनिवार्य रूप से जागरूक तथा चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रभावित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा अनुशासन किसके प्रति उन्मुख होना चाहिए? कक्षा अनुशासन किसके प्रति उन्मुख होना चाहिए? व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को सामाजिक उत्थान में अग्रणी होना चाहिए? विद्यालय का प्रगतिशील कार्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? विद्यालय विघटन के प्रबल कारक हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी इस कथन को छोड़कर अन्य सभी कथन को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय विघटन के कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? तो आश्रम विद्यालय। आश्रम विद्यालयों के अंतर्गत किसी विशेष समुदाय के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है, जो शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को डैश डैश सहायता करता है। क्या करता है? सुसंस्कृत बनाने के लिए। ठीक है, विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों को सुसंस्कृत बनाना है। नेक्स्ट चलते हैं। कक्षा अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर
विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, शैक्षिक पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए, हमेशा शारीरिक दंड अगर देंगे विद्यार्थी पर शैक्षिक वातावरण नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाएगा, क्योंकि शारीरिक दंड का अधिक प्रयोग बालकों में कुंठता की भावना पैदा करता है, निगेटिव सोचने लगता है बंदा। आपके दृष्टिकोण से विद्यालय में खेल क्रियाकलाप क्या है? मनोगामक विकास के लिए आवश्यक है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि खेल बालक के जीवन का अनिवार्य अंग है। खेलों के द्वारा बालक का शारीरिक और मेंटली मानसिक विकास होता है। एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अधिक प्रभावी हो जाएगा यदि वह बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने में सहायता करता है। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा बालक सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। किसी विद्यार्थी के गलत जवाब को निपटाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य करना पड़ेगा? व्याख्यान करना, दोबारा उत्तर देने का मौका देना होगा। ओके, क्योंकि किसी विद्यार्थी गलत जवाब को निपटाने के लिए अध्यापक को उत्तर की व्याख्या कर उसे दोबारा उत्तर देने का मौका देना सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है। एक अध्यापक को कक्षा में अपनी आवाज़ कैसी रखनी चाहिए? सामान्य आवाज़ों में रहना, न धीमी न ऊंचा, ठीक है, नॉर्मल रहना होगा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। तथ्यों को जांच परखने के बाद ही स्वीकार करना सिखाकर। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने वाले अनावश्यक मनोवैज्ञानिक परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? शोधक मानदंडों सहित आवर्ती परीक्षण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिरुचि परीक्षण में प्रयोग किए जाते हैं किसी कार्य में सफलता को बताने के लिए, ऑप्शन सी। अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करने की सलाह क्यों दी जाती है? अंकों के स्थान पे क्योंकि हो जाएगा, अंकों के स्थान पे ग्रेडिंग प्रणाली का उपयोग मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मूल्यांकन में होने वाली गलतियों को कम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, कक्षा में सूचना आदान प्रदान और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा यदि अनुकूल वातावरण में किया जाता हो। ओके, सूचना का आदान प्रदान में वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना होता है ताकि विद्यार्थी अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक का क्या कार्य है? एक शिक्षक का क्या कार्य है? वह विद्यालय और कक्षा के वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। ऑप्शन सी, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। नेक्स्ट है, लास्ट है 2018 के क्वेश्चंस पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी शिक्षण पद्धति वह है, अच्छी शिक्षण पद्धति कौन सा है? जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक को एक साथ अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, वो अच्छी शिक्षण पद्धति कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना, उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? डी एलन ने दी थी, ठीक है। यह परिभाषा डी एलन द्वारा दी गई थी। बालकों में स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोगात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
क्या आवश्यक नहीं है? खेलों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, वाद विवाद, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। छात्र उपस्थिति पंजिका के क्या लाभ है? उपस्थित समयानुसार, विद्यालय अनुशासन और अध्ययन में सुधार, ये सभी हो जाएगा। शिक्षक डायरी के क्या लाभ मिलते हैं? शिक्षक डायरी के लाभ क्या मिलते हैं? शिक्षकों का लेखा जोखा, निर्देशिका के रूप में लाभ, शिक्षकों की सार्थकता, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अध्यापक को विद्यालय के किस रूप में अभिहित किया जाता है? विद्यालय की आत्मा। अध्यापक को विद्यालय की आत्मा के रूप में अभिहित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। शिक्षण की सभी गतिविधियां शिक्षक एवं छात्र पर केंद्रित होती है। नेक्स्ट चलते हैं। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक क्या है? उद्देश्य। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक क्या है? उद्देश्य। क्योंकि ये किसने कहा था? जॉन डीवी। अभिप्रेरणा के तात्पर्य एक प्रेरक और कर्षण बल से होता है जो खास मूल्य की ओर व्यवहार में निरंतर ले जाता है। वह सिद्धांत क्या है? यह है बिस्ट, ठीक है। बिस्ट जी के अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालकों के विकास में योगदान देती है, उनका चारित्रिक विकास करके, उनका नैतिक विकास करके, उनमें नागरिकता के गुणों का विकास करके, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापन दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन निम्नलिखित बनाने में किया जाता है, रुचिकर बनाने में किया जाता है, ठीक है। अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग रुचिकर बनाने में किया जाता है क्योंकि विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ता है, वो कंप्यूटर देख लेता है स्कूल में। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। समय समय पे मॉडिफाई होते रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकता है। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका होता है? अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका होता है? स्वयं अध्यापकों का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध समिति की बैठक में प्राचार्य होता है, क्या होता है इसमें? सचिव होते हैं वो, प्राचार्य। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? एनटीसी की स्थापना 17 अगस्त 1995। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 17 अगस्त 1995। आदर्श शिक्षक के निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक व्यवस्थापक के रूप में अध्यापक क्या करता है जिससे विद्यालय में पठन पाठन एक व्यवस्थित तरीके से संचालित होता है? पाठ्यक्रम का नियोजन, समय सारणी का निर्माण और पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन डी इसका भी हो जाएगा। बालकों में भाषा संप्रेषण की कुशलता के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है? वाद विवाद प्रतियोगिता, ग्रुप डिस्कशन, भाषण देना, ऑप्शन डी ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छात्र अपने कार्य को सही दृष्टिकोण अपनाए, इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों की सहायता करनी चाहिए एवं स्वयं एक उदाहरण बनना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। संचित अभिलेख पत्र में छात्रों के किस व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है? योग्यताओं की, अभिरुचियों की, शैक्षिक प्रगति की, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। निम्न में से कौन सा तत्व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा तत्व? पाठ्य प्रस्तुतिकरण, निदान, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि ऑप्शन डी इसका भी हो जाएगा ये सभी। दंड अनुशासन व्यवस्था का साधन है। साज सज्जा। दंड को अनुशासन व्यवस्था का साज सज्जा का साधन माना गया है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है? पुस्तकालय। इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। विद्यालय कार्य को उपयुक्त तरीके से चलाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? जनतांत्रिक विधि से विद्यालय को उपयुक्त तरीके से चलाने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, इस विधि द्वारा विद्यालय का कार्य प्रणाली में सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली हॉल की लंबाई चौड़ाई का निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए? किस आधार पर किया जाना चाहिए? छात्रों की संख्या के आधार पर, जितने ज़्यादा छात्र उसके आधार पर असेंबली हॉल की लंबाई चौड़ाई का निर्धारण किया जाना चाहिए। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, धन्यवाद।